Welcome to the YouTube channel of EGPS करिए. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewer, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो आई एम बैक विथ मैथमेटिक्स क्लास 7। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन सोल्व की थी। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर क्वेश्चन थे। तो इसके बाद आपका आता है 126 पेज नंबर 127 और पेज नंबर 126 और पेज नंबर 127 पे मेंटल मैथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिक्स्ड बैग, या आपको घर पे ही ट्राई करना है। तो आज हम करने जा रहे हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि आपके पूरे इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन होगा ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इस क्वेश्चन में आपका जो थिंकिंग स्किल है वो पूछा जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हॉर्स कहते हैं। तो इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन का भी 3 पार्ट है, वो भी हम करेंगे अगर टाइम ने इजाज़त दी तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का पहला क्वेश्चन आपके पास है पेज नंबर 127 क्लास 7th मैथमेटिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है केक्स मेड ऑफ फ्लोर शुगर एंड रेजिन वेट्स 550 ग्राम। एक केक आपके पास दिया है। एक केक का मास वेट दिया है, मास 550 ग्राम इज द वेट और मास ऑफ द केक। तो ये केक किसका बना है? इस 3 इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है इस केक को। द फर्स्ट इज फ्लोर, दूसरा आपके पास है शुगर और तीसरा आपके पास रेजिन है, रेजिन। तो इस केक का जो टोटल मास है 550 ग्राम है, 550 ग्राम। और इस केक में जो इंग्रेडिएंट जिन चीज़ से मिला के बनाया जाता है वो फ्लोर है, शुगर है, रेजिन है। और बोल रहा है इसके बाद देयर इज ट्वाइस एज मच एज फ्लोर एज देयर इज शुगर इन द केक। बोल रहा है जो शुगर का कंसेंट्रेशन होगा वो फ्लोर की कंसेंट्रेशन का हाफ होगा, या इस तरह भी हम कह सकते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोर इज जस्ट डबल द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर। जितना शुगर होगा उसका डबल क्या है? फ्लोर है। और रेजिन और इसका भी रिलेशन दिया, शुगर का भी रिलेशन दिया कंसेंट्रेशन की टर्म में, एंड 1.5 टाइम्स एज मच एज शुगर एज रेजिन। और जितना रेजिन है, रेजिन मीन्स किशमिश, जितना है इसमें उसका 1.5 गुना ज्यादा क्या है? शुगर है। तो आपको निकालना है कंसेंट्रेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। फ्लोर कितना होगा, शुगर कितना होगा, रेजिन कितना होगा, इनका मास हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम, किसी एक का जो कंसेंट्रेशन है वो x रख देंगे। लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ रेजिन, क्योंकि सबसे कम कंसेंट्रेशन में ये है तो इसका हम रख देंगे x ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन, लेट दी, क्या लिख दूं? लेट दी कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन हम लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ रेजिन इन द केक बी x ग्राम। हमने क्या रख दिया? जो रेजिन की कंसेंट्रेशन है इस केक में वो कितना रख दिया? x ग्राम रख दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जितना रेजिन होगा उसका 1.5 गुना ज्यादा क्या होगा? That will be sugar. Therefore शुगर की जो कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? The concentration of sugar will be equal to according to the problem is 1 whole 1/2 ग्राम ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ therefore कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर की जो कंसेंट्रेशन होगा उस किस में? केक में, क्या होगा? that will be equal to 1.5 times greater than the concentration of resin. That means 1 whole 1/2 into concentration of resin is equal to x gram. तो ये हो गया concentration of resin in the cake. That will be equal to 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 divided by 2x gram. ये हो गया concentration of sugar. इसी तरह लिख सकते हैं according to question concentration of किसकी concentration? Concentration of flour
तो आटा कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू जस्ट द डबल ऑफ शुगर जितना होगा उसका जस्ट डबल है, तो क्या होगा 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर विल बी इक्वल टू कितना है 3 डिवाइडेड बाई 2x, इतना ग्राम होगा। तो 2 कैंसिल होगा, देयरफॉर 3x ग्राम। तो क्या होगा, तो इन टर्म ऑफ x क्या निकल गया, कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रेजिन निकल गया। तो इन तीनों इंग्रेडिएंट का जब क्या करेंगे, कंसेंट्रेशन प्लस कर देंगे तो क्या होगा, टोटल मास के इक्वल आएगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दीज 3 वैल्यू यानी कि x ग्राम प्लस 3/2x प्लस 3x ग्राम विल बी इक्वल टू 550 ग्राम। तो टोटल मास हमें दिया है, तो टोटल मास इज गिवन इज, टोटल मास किसके इक्वल होगा, टोटल मास अब देखिए विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रेजिन दैट विल बी इक्वल टू x ग्राम प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर दैट इज इक्वल टू 3/2 into x ग्राम प्लस concentration of flour. What is the concentration of flour? It is equal to 3x ग्राम। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, बिकॉज द टोटल मास इज गिवन एज 550 ग्राम, तो इन तीनों का सम 550 ग्राम का इक्वल होगा। तो इन तीनों का प्लस कर दीजिए, क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 into 1 2x प्लस 3x प्लस 3 into 2 6x होगा, इस इक्वल टू 550। बिकॉज यहाँ पे भी ग्राम है, इन तीनों ग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ कॉमन, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी ग्राम यहाँ पे भी ग्राम कैंसिल होगा। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। तो ये मिटा रहा हूँ, तो इससे क्या आएगा देख लीजिए, 6x प्लस 3x 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11x। तो इसका वैल्यू हो गया 11x इज इक्वल टू, हमें x का वैल्यू निकालना, इज इक्वल टू 550 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 200, 2 5 10 1 हासिल, 2 5 10 1 2 5 10 11। तो x का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 11 दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू 11 1 11 1 0 0। तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 100 होगा। तो हमें निकालना क्या था, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। देयरफॉर कंसंट्रेशन और वेट हम लिख सकते हैं, वेट हमने कंसंट्रेशन लिखा पहले, तो वेट भी हम लिख सकते हैं। वेट ऑफ सबसे पहले क्या है, रेजिन विल बी इक्वल टू, रेजिन का वेट क्या होगा, दैट वाज इक्वल टू x ग्राम इज इक्वल टू x का वैल्यू है 100 है, तो 100 ग्राम इसमें क्या होगा, रेजिन होगा। तो इसी तरह वेट ऑफ किसकी वेट ऑफ शुगर की वेट क्या थी, शुगर द वेट ऑफ शुगर वाज इक्वल टू शायद 2/3 1 होल 1/2 था, 2 के 2 3/2 था, 3/2 इंटू x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 100 है, इतना ग्राम होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 into 1 250, 50 into 3 विल बी इक्वल टू 150 ग्राम। तो ये गया वेट ऑफ शुगर प्रेजेंट। एंड लास्ट वेट ऑफ फ्लोर की वेट कितना होगी, आटा कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या था 3 into x था, दैट इज इक्वल टू 3 into x का वैल्यू क्या है 150, 3x ग्राम, x का वैल्यू 100 है, 3 into x ग्राम क्या होगा आपका टोटल वेट ऑफ द फ्लोर होगा, देयरफॉर 300 ग्राम विल बी द मास ऑफ द फ्लोर। तो इस केक में जो इंग्रेडिएंट होगा फ्लोर, उसकी मास होगी 300 ग्राम, शुगर की मास होगी 150 ग्राम 150 ग्राम, एंड रेजिन की मास क्या होगी, रेजिन की वेट क्या होगी 100 ग्राम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। इसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल के रहे, an interior designer who is designing Japanese house buys an antique finished main door from a vintage furniture shop for rupees 18,744। तो क्या करता है, इंटीरियर जो हाउस की इंटीरियर डिज़ाइनर है वो जापानीज के हाउस को क्या करती है, जो मेन डोर है किसी विंटेज हाउस से 18,744 रुपये देके खरीदती है। यानी कि एक विंटेज हाउस से जो हाउस की मेन गेट है उसकी टोटल कॉस्ट दिया है 18,744 रुपये। तो जापानीज क्या करती है, वो उसी को कहाँ से खरीदता है, डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द फर्नीचर ऑफ शी वुड हैव टू पे 21,300
300 रुपये फॉर इट। अगर वो इसी को डायरेक्ट अगर किसी डायरेक्ट परचेज करेंगे फर्नीचर शॉप से, विंटेज शॉप से नहीं, फर्नीचर शॉप से अगर परचेज करेंगे तो उसको 21,300 रुपये देने पड़ेंगे। तो विंटेज हाउस से कितने में मिल रहे हैं? 18,744 रुपये में। अगर डायरेक्ट फर्नीचर शॉप से अगर ख़रीदता तो कितना पे करना पड़ता? 21,300 रुपये। तो निकालना क्या है? व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट डिड द डिज़ाइनर रिसीव फॉर द डोर, उस पर्टिकुलर डोर के लिए कितना उसको डिस्काउंट मिला। यानी कि जो एक्चुअल प्राइस था वो 21,300 रुपये में 300 रुपये था, यानी कि 21,300 रुपये में अगर डायरेक्ट ख़रीदता उस शॉप से, फर्नीचर शॉप पे जाके अगर पूछता तो एक्चुअल रेट था 21,300 रुपये। तो जब विंटेज शॉप पे हो गई तो उन्होंने रेट बता दिया 18,744 रुपये। तो ये था उसका आफ्टर डिस्काउंट उसका प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो जो भी अमाउंट कम होगा वो डिस्काउंट होगा। तो हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट। तो क्या करेंगे? पहले एक्चुअल प्राइस लिख देंगे, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट लिख देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअल डिस्काउंट आ जाएगा। तो एक्चुअल डिस्काउंट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस इनटू 100, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लिखेंगे एक्चुअल प्राइस ऑफ द डोर। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना था? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द डोर हम डायरेक्ट लिख देंगे। एक्चुअल प्राइस था उसका ₹21,300। क्या कितना था? ₹21,300 रुपीज। तो इन द सेकंड केस क्या बोल रहा है? दूसरा प्राइस या कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद उसका प्राइस कितना है? आफ्टर डिस्काउंट the cost price is ₹18,744। 18,744। तो डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं। द डिस्काउंट विल बी एक्चुअल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, देयरफॉर डिस्काउंट विल बी इक्वल टू, तो डिस्काउंट किसके इक्वल होगा? विच इज इक्वल टू ₹21,000। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको लिखना है पहले एक्चुअल प्राइस माइनस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट लिखना है। 21,300 माइनस ₹18,744। तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 4 6, यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 4 5 हो गया, यहाँ पे 3 था 13, 12 12 में से 7 5, यहाँ पे 20 बन जाएगा, 20 में से 18 कितना होगा? 2 होगा। तो ₹2556 यानी कि 2556 क्या होगा? ये हो गया आपका डिस्काउंट होगा। तो हमें निकालना है क्या? वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलेगा भाई? डिस्काउंट परसेंटेज निकलेगा जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय क्या होगा? एक्चुअल प्राइस। व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो भी होगा यहाँ लिख देंगे, इनटू 100, ये हो गया आपका डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट क्या है? 2556 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? एक्चुअल प्राइस है आपका 21300 इंटू 100। 100 आपको क्या है? परसेंटेज का। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या होगा? 2556 डिवाइडेड बाय 213। तो ये हो गया 2556 को 213 से मल्टीप्लाई करना है, 213 से 21,300। तो क्या होगा? 213 इंटू 1 इज इक्वल टू 213, ये होगा। तो माइनस कर दो, 2 होगा 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, यहाँ पे 4 होगा, 2 दूनी 4, तो क्या होगा आपका? 12% होगा। यानी कि 2556 डिवाइड बाई 12 विल बी इक्वल टू 12। तो आपको इस पार्टिकुलर प्राइस पे आपको 12%, उसको क्या होगा? 12% उसको डिस्काउंट मिलेगी। तो 12% इज इक्वल टू क्या होगा? 2556। ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आमिर पुट ₹8,000 इनटू अ सेविंग अकाउंट फॉर 1 ईयर। तो आमिर क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 3 हॉट्स का आपका क्वेश्चन नंबर 3।
पुट 8,000 रुपये किसी सेविंग अकाउंट में 1 साल के लिए दे देता है, तो बैंक उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8.25% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स। अब देख लीजिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से पहले 9 मंथ्स के लिए, पहले 9 महीनों के लिए उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8,000 उसका प्रिंसिपल है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है 8.25%, यानी कि 8.25% पहले 9 महीनों के लिए 8.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर बोल रहे 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, बाकी 3 महीनों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट वो 9% है। तो इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस्तों में दिया जाता है, 2 किस्त में। पहले 9 मंथ्स के लिए आपको उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.25% है, 8.25%। बाकी जो रिमेनिंग 3 मंथ्स होगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है 9%। तो व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 1 ईयर, तो आमिर को 1 साल के बाद जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, यह हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल जो इंटरेस्ट है उसका जो इक्वेशन है हमें यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो इस केस में 2 टाइप का इंटरेस्ट आएगा, 2 इंटरेस्ट, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम पीरियड दिया है वो अलग अलग दिया है, 2 अलग अलग सिचुएशन बना के। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन आप देख लीजिए, 2 सिचुएशन। तो पहले 9 महीने के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर जो लास्ट 3 मंथ्स होगा उसका अलग निकालेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल पे ऐड कर दो, आपको क्या आएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो दोनों केस में जो आपका प्रिंसिपल होगा विल बी इक्वल टू ₹8,000, 8,000 ही रहेगा। जो इंटरेस्ट होगा वो चेंज होगा, लेकिन प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा, 8,000 ही लगेगा, क्योंकि 8,000 रुपये उसने बैंक में भर दिया है, जमा किया है एक सेविंग अकाउंट में। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है पहले केस में, पहले 9 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R1 रख देंगे, वो क्या है 8.25%, 8.25% दिया है। तो उस टाइम, इस केस में जो टाइम पीरियड है वो हम T1 से डिनोट करेंगे। T1 क्या है, T1 दिया है 9 मंथ्स, 9 महीने। तो मंथ्स को हम क्या करेंगे, पर ईयर, यहाँ पे पर ईयर 8.25% पर ईयर, पर एनम, पर 1 साल में उसको 8.25% इंटरेस्ट देता है। तो 9 महीनों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये है। तो यहाँ पे मंथ्स है, यहाँ पे क्या था, पर एनम है। तो हम महीनों को किस में कन्वर्ट करेंगे, साल में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, और 1 महीने में कितना साल होगा, 1/12 ईयर्स। देख लीजिए 1 ईयर इज इक्वल टू, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने में कितना साल होगा, 1 मंथ विल बी इक्वल टू 1/12 ईयर। तो 1/12 ईयर होगा। देयरफॉर इस मंथ की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/12 ईयर, 1/12 इज इक्वल 1/12 इंटू 9 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 1 9, 9/12 ईयर में लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, होगा। तो 9/12 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 3 4 12, तो 3/4 ईयर होगा, ये होगा आपका। तो PRT निकाल गया, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट नंबर फर्स्ट, इस केस में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको SI1 से हम डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। इस केस में प्रिंसिपल P है, रेट आपका R1 है, T टाइम T1 है, और डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल ₹8,000 इनटू रेट क्या है 8.25, और टाइम पीरियड 3/4। तो इसको सोल्व हम कर सकते हैं, तो क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल होगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 20 होगा यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 60 इंटू 8.25, 8.25, 60 को 8.25 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट होगा 6 इंटू 5 30, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 13 14 15, 1 कैरी 6 48 49 50 51, शायद यही होगा, देख लेते हैं। 8.25 इंटू 3 इंटू 20, तो पहले 20 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, 1 कैरी, 2 इंटू 2 4 5,
तो 8 दूनी 16, 165 होगा। 165 इन 3 कर दीजिए, क्या होगा? 3 पंजे 15 का 1 3 6 18 19 का 1 3 1 3 495। तो ये तो क्या गलत, 495 में आएगा। तो 3 into 2 6, 16 into 8.25 विल बी इक्वल टू, देख लीजिए 6 5 33 कैरी, 6 2 12 13 14 15 1 कैरी, 6 into 8 48 1 49 होगा, 495 ये होगा। तो 2 डिजिट के अबाउट पॉइंट होगा। देयरफॉर जो सिंपल इंटरेस्ट इन द फर्स्ट केस, द सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट क्या होगा? 495 रुपये। पहले 9 महीनों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? 495 रुपीज़ आएगा। तो बाकी 3 महीनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, फिर प्लस कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट नंबर सेकंड निकालें। यहाँ पे भी प्रिंसिपल ₹8000 है आपका, ₹8000, और रेट सेकंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकंड केस इज 9%, and time period number second is equal to 3/12 which is equal to 1/4, because लास्ट 3 महीनों के लिए क्या होगा? लास्ट 3 महीनों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 9% होगा। तो लास्ट 3 मंथ्स को अगर साल में कन्वर्ट कर देंगे तो 3/12 होगा, बिकॉज 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12। तो 3 into 1 इक्वल टू 3, 3/12 विल बी इक्वल टू 1/4। ये हो गया आपका टाइम सेकंड। तो सिंपल इंटरेस्ट सेकंड क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट सेकंड विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल PA रेट R2 इंटू T2 होगा डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट नंबर सेकंड विल बी इक्वल टू रुपीज प्रिंसिपल 8000 इंटू रेट, रेट सेकंड इज इक्वल टू 9 इंटू टाइम इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे 100 है, 0 0 0 0 कैंसिल होगा, 4 into 1 4, 4 2 8। तो सिंपल इंटरेस्ट नंबर सेकंड क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू 9 into 18 180 रुपीज होगा, 180 रुपीज। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर लास्ट 3 मंथ्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 9 मंथ। तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस दिस अमाउंट। तो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट नंबर फर्स्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट नंबर सेकंड। तो आपका टोटल अमाउंट होगा ₹8000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट क्या है? 495 रुपीज, 495 प्लस इन लास्ट सिंपल इंटरेस्ट नंबर सेकंड विल बी इक्वल टू ₹180। ये भी उसका इंटरेस्ट है, तो अमाउंट होगा, प्लस कर दीजिए 505 505 98 कितना होगा? 98 17 17 1 कैरी, 4 1 5 5 1 6। तो 8675 विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद जो टोटल अमाउंट होगा वो ये होगा। क्या अगर देगा? पहले 9 महीने के लिए 8.25% और लास्ट 3 मंथ के लिए अगर क्या देंगे? 9% सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देंगे। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो आमिर को 1 साल के बाद जो टोटल अमाउंट मिलेगा 8000 पे, इंटरेस्ट कितना होगा? 675। टोटल अमाउंट में होगा उसका 8675। ये हो गया आपका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपका 3 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस हम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका पेज नंबर 128 पे है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द व्हाइट डॉट्स टू द ब्लैक डॉट्स एंड द ग्रे डॉट्स। यहाँ पे 3 डॉट्स दिया है, 3 टाइप के डॉट्स दिया है, 3 ही डॉट नहीं, 3 टाइप्स ऑफ डॉट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो उनका रेशियो हमें निकालना है। रेशियो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, तो देख लीजिए किस तरह यहाँ पे डायग्राम दिया है। टोटल इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डॉट्स दिया है, 12 डॉट्स दिया है। टोटल 12 डॉट्स आर गिवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डॉट दिया है। पहला 3 डॉट वाइट है, W W W फॉर वाइट। फिर इसके बाद एक ब्लैक है, B ब्लैक। फिर तीसरा, फिर पांचवा आपका ग्रे है। फिर 6th आपका फिर से ब्लैक है, फिर से ब्लैक है, 6 फिर से ब्लैक, फिर से ग्रे है। फिर इसके बाद फिर ब्लैक है। फिर कंसेक्यूटिव 3 वाइट है, वाइट 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 W W W एंड लास्ट आपका ब्लैक। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है? क्वेश्चन दिया है रेशियो ऑफ वाइट डॉट टू दैट ऑफ ब्लैक टू दैट ऑफ, यानी कि हमें निकालना है वाइट इज टू ब्लैक इज टू ग्रे। इसका रेशियो निकालना है।
व्हाइट इज टू ब्लैक इज टू ग्रे। तो आपका ऑप्शंस दिया यहाँ पे, ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ऑप्शन ए इज इक्वल टू 3:2:2, ऑप्शन बी 3:2:1, 3:2:1, सी आपका दिया है 2:3:2, और लास्ट आपका डी है 2:3:2, 2:3 दिया। तो क्या करेंगे देख लीजिए हम। सबसे पहले व्हाइट डॉट जो जितना भी होगा उसको उनको काउंट करेंगे। हाउ मेनी व्हाइट डॉट्स आर गिवन इन दिस सीरीज। तो कितना है व्हाइट डॉट, 1 2 3 3 3 4 5 6। तो व्हाइट डॉट कितना है 6 है। इस टू ब्लैक के कितना है ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ब्लैक 4, ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ब्लैक 4, 4 ब्लैक है। और ग्रे कितना है ग्रे 1 ग्रे 2 2 है। तो टोटल 12 6 4 10 दोबारा हो गया। तो ये हो गया आपका रेशियो। इस रेशियो को लेके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज 2 4 6 तो कोप्राइम है ही नहीं। इन दोनों का एचसीएफ 1 के बगैर कुछ और नंबर हो सकता है। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, इसका आप फैक्टर निकाल सकते हैं, इसका भी फैक्टर निकालो, इसका भी फैक्टर निकालो। जो हाईएस्ट फैक्टर होगा इन तीनों में से वही क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इन तीनों में से तीनों में जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा वो हाईएस्ट फैक्टर 2 होगा। तो 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 × 3 विल बी इक्वल टू 6, 2 × 2 4, 2 × 1 2। तो रेशियो आपका 3:2:1। तो कहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है। ये हो गया आपका सही करेक्ट ऑप्शन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, इसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, तो एरिया कितना इंक्रीज होगा। यानी कि एक हमारे पास स्क्वायर है, उसका साइड हम इंक्रीज कर देते हैं 25% से। तो क्या कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो उसका हम साइड रख देंगे, लेट द साइड बी x, साइड बी x मीटर, x सेंटीमीटर, कुछ भी रख देंगे, 1 सेंटीमीटर रख दीजिए, 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसको 25% इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, साइड न्यू साइड, नई साइड क्या बनेगा, नई साइड बनेगा न्यू साइड विल बी इक्वल टू x तो रखना ही पड़ेगा, इस पे उस और 25%, किसका 25%, साइड का 25% ऐड कर देंगे, यानी कि 25% ऑफ x सेंटीमीटर। तो न्यू साइड क्या बनेगा x सेंटीमीटर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x, यही होगा। 25/100 किसके इक्वल होगा 1/4 के इक्वल होगा, 1/4 इंटू x विल इक्वल टू x/4। तो ये क्या होगा 4 इंटू x विल इक्वल टू 4x, 4x प्लस x तो 5x डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया की कितना इंक्रीज होगा ये हमें निकालना है। इस केस में जो पहला सिचुएशन उसमें एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, साइड इंटू साइड, x सेंटीमीटर इंटू x सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो नई साइड से जो नई साइड होगा वो कंसीडर करके एरिया क्या होगा, इस केस में एरिया आएगा हमें इसका होल स्क्वायर, बिकॉज इस केस में साइड यही है। तो इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना इंक्रीज होगा ये हमें निकालना है। इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज कितना होगा दिस, ये होगा आपका न्यू एरिया, आपका हो गया पुरानी वाली एरिया होगा। पहले जो साइड x था उस टाइम एरिया कितना होगा x स्क्वायर सेंटीमीटर, जो न्यू साइड जब आएगा 5x/4 सेंटीमीटर उस टाइम एरिया क्या होगा ये होगा। तो डिफरेंस अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 16 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यही होगा 25 x स्क्वायर माइनस 16 x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर बाय 16 होगा या 9x स्क्वायर बाय 16 होगा। ये हो गया डिफरेंस इन एरिया होगा। अब डिफरेंस इन एरिया हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 9x स्क्वायर, ये हो गया इंक्रीमेंट, इतना इंक्रीज हो रहा है एरिया में, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय इंटू 100 होगा, यही होगा। तो x डिवाइड बाय 1 इंटू x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर डायरेक्ट कैंसिल होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। तो 9 डिवाइड बाय 16 इंटू 100 इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 25 विल बी इक्वल टू
कितना होगा 100, तो 25 इंटू 9 इज इक्वल टू 225 शायद डिवाइडेड बाई 4, यही परसेंट होगा आपका। ये ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन 1 50% नहीं होगा, ऑप्शन 2 25% ये भी नहीं है, ऑप्शन सी 100% नहीं है, ऑप्शन 4 56 1/4%। इसको हम अगर किस में कन्वर्ट कर देंगे, किस में मिक्सड में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा 225/4 कर दीजिए, 4 पंजी 20, 2 5 4 6 24 1 होगा, तो 56 1/4% ये हो गया। दिस इज इक्वल टू 56 होल 1/4%। यही आपका ऑप्शन नंबर डी, इसको आपको टिक मारना है। तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहे भाई, लास्ट क्वेश्चन 25% ऑफ ए नंबर इज 64, किसी पर्टिकुलर नंबर का 25% किसके इक्वल होगा 64 के इक्वल होगा, तो उसी परसेंट के 50% किसके इक्वल होगा ये हमें निकालना है। तो 25% ऑफ ए नंबर, उस नंबर को हम x कंसीडर करेंगे, तो सी पार्ट 25% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 64, तो 50% हमें निकालना है, x का 50%, तो पहले x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू 64 होगा, 25 एकम 25 25 चुके 100, तो x का वैल्यू हो गया 64 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 चुके 16 का 1 हासिल 6 चुके 24 256 होगा x का वैल्यू। तो x का हमें क्या निकालना है 50% निकालना है, इसको हाफ कर दीजिए या तो कर लीजिए 50% इंटू 256 हो गया आंसर आपका, तो 0 0 कैंसिल 5 1 5 5 2, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यही होगा 2 2 4 2 8 16 128 होगा x% यानी कि 256 का 50% क्या होगा 128 होगा, तो 128 आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप टिक मार लीजिए। ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कंप्लीट। तो इस तरह आपका टोटल एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होता है। बाकी वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.